अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनाइट न्यूज़ उर्दू। मैं गूल के मुकाम से इस वक्त आपके सामने हाजिर हूं, जहां पे आज पंडाल सजा हुआ नज़र आ रहा है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला साहब आज गूल में आ चुके हैं और इस सिलसिले में आज पंडाल सजा हुआ है और हज़ारों की तादाद में लोगों ने यहाँ शिरकत इख्तियार की है और इस सिलसिले में कई लोग जो हैं खिताब कर रहे हैं। आइए चलते हैं नाजरीन, आपको दिखाते हैं इस वक्त क्या कुछ चल रहा है गूल में। उस वक्त तो आपने कहा था कि इन चंद खानदानों ने जम्मू कश्मीर को तबाह किया और हमने जम्मू कश्मीर को इन खानदानों से अब आजाद कर दिया है। अब यहां तरक्की का दौर शुरू होगा, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना मांगे हुए आपको सब कुछ मिलेगा। क्या मिला? हम तो खामोश हो गए। 18-19 में हम बैठ गए। संगलदान और गूल के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की सबसे बड़ी मिसाल आपको इस सब डिवीजन गूल में मिलेगी। इसमें सब इकट्ठे हैं। यहाँ पर डीडीसी इलेक्शन में ना बीजेपी दिखी, ना कांग्रेस दिखी, ना कोई और पार्टी दिखी। अगर दिखा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये झंडा दिखा। और दूसरा, मैं यहाँ पर अपने सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। गरीब आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया है और इंशाल्लाह आपकी ये सपोर्ट आने वाले वक्त में आपको उमर साहब जैसे चीफ मिनिस्टर दिखेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद। घर में सब ठीक? अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जिंदाबाद उमर साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, जनाब उमर साहब नगर नगर उमर 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 जिंदाबाद, उमर 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 खुसूसन गूल गुलाबगढ़ की आवाम को जनाब वाला से जितनी भी उम्मीदें आने वाले मसाइल की हैं और मौजूदा दौर के जो मसाइल हैं जनाब, उनकी सारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं और इनके दिल में आपके लिए बहुत अजीम मोहब्बत मौजूद है। वो इन लोगों की दिल की धड़कन है, ये दिल से चाहते हैं जनाब। दूसरी इंशाल्लाह यहाँ की अवाम उस दिन का जरूर इंतजार करेगी जिस दिन जनाब वाला गुलाबगढ़ पहाड़ी जिला का ऐलान जनाब वाला करेंगे। डिवीजन गूल की दोनों जो डीडीसी सीटें थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोड़ी और उसके साथ साथ हमारी जो डिस्ट्रिक्ट रामबन की टीम है पूरी, जिसकी हमारी सदारत कर रहे हैं सजाद शाहीन साहब, जिन्होंने अपना तन मन और धन लगा के जोर लगा के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बना दिया रामबन जिला के अंदर। उसके लिए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन जांबाज सिपाही जो सर आपके सामने हैं, इनके सर वो सहरा जाता है, जिन्होंने भूखे प्यासे नंगे रह के भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1947 से लेके 1932 से लेके आज तक झंडा गाड़ के रखा है। इसी की लहर एनसीए का तूफान चलता है, वो सब बह जाते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी जाने के बाद पहली मर्तबा हमारी इस पवित्र धरती गूल में आज पहली मर्तबा हमारे फकरे जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला साहब तशरीफ लाए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और कायद सानी उमर अब्दुल्ला साहब आने वाले चीफ मिनिस्टर जैसे जम्मू कश्मीर के होंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शेर कश्मीर ने कहा था, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो
जो नारा दिया था कि रियासत में हमेशा अमन भाईचारे का नारा होगा। और इसी के साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्तान हमारा। मेरे बुजुर्ग हजरात, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, खुसूसन उमर साहब का 2014 के बाद जिनकी आमद इस सरजमीन गोल पे हुई, मैं उसका आपका हर सिपाही हर गली में हर कोने में। प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता जी, हमारे यूएस के प्रेसिडेंट, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और ये मुबारकबाद भी आप लोगों को देता हूँ कि आप लोगों ने जो डीडीसी इलेक्शन में यहाँ दिखाया इनको, और वो आपके सामने आया है सर। और इसी के साथ टाइम की कमी है, यहाँ बहुत कुछ बोलना था पीछे से। तेरे होश में रहने की जरूरत नहीं है गालिब, कौन होश में रहता है यहाँ तुझे देखने के बाद। अब मैं दावत स्टेज देना चाहूंगा हमारे डीडीसी हुए पार्टी नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर साहब, साबका वज़ीर तालीम अब्दुल गनी मलिक साहब, चमन लाल जी, तनवीर सादिक साहब। शेर कहा कि क्यों फिरता है वीरानों में गालिब, आज घर में भी तो बाहर आई है। अस्सलाम, जय हिंद। नौजवान सर सारे जानते हैं, जो लोगों ने आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया था जंगलात में सफेद टाकिया आबाद करने का, वहां से भी आज की सरकार ने बेदखल कर दिया। जहाँ पे खालसा सरकार की बात थी वहां से भी बेदखल कर दिया। खदशा इतना हुआ कि कहीं हमें आपके बगैर हमें कहीं घर से भी बेदखल न कर दे आज की सरकार। वो तो तुम पक्का नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब, उमरा गैर तमाचे चले, अकल नहीं आई सानू हाले, और जिन्ने सज्जन वेखे पाले, जीबां दे मिठे ते दिलां दे काले। गुल गुलाबी नौजवाना खोल अखा हुन हो सियाना, गुल गुलाबी नौजवाना खोल अखा हुन हो सियाना, पुजिया किथे वेख जमाना, कुछ कर ले अपना हन्ना बना। इतनू गफलत छोड़ते हो होशियार, विच खजा दे कर बहार। पहाड़ी वीरा दानिशमंदा की है चंगा की है मंदा, पहाड़ी वीरा दानिशमंदा की है चंगा की है मंदा, ये पुण्य बगाना मेहनत छंदा, इथों जालत नु फटकार ते विच कदा दे कलमा। हमारे शेख साहब का ताल्लुक चौधरी बिरादरी से भी, ये हमारे बुजुर्ग वहां जो खड़े हैं, इत टोपियां ना टिक्का पे पटका ना सलाम, हाथ पैर खुला पर मुंह पर लगाम। इत टोपियां ना टिक्का पे पटका ना सलाम, हाथ पैर खुला पर मुंह पर लगाम। इब्तदा जो इसरा वो के होएगो अंजाम, दुखायो गमा ने जो दिल गो हमाम। मेरा दिल की खुशियां का कातिल, और मेरा दिल की खुशियां का कातिल, तू 10 अरमान पालू थे किसके सारे। तो क्या फरमाइएगा, तू जाना दसनो लोगों बहानों ते अपनी तो को नेरा मा जानो, बदयाब करनी ते बदनाम जमानो, यो नुस्को नवो इंजा खबरें परानो। मेरा दिल की खुशियां का कातिल तू दासीमा गला होगा ये भरिया गलास, गरीबां का हड्डा तू किरिया वा मास, करे खुश किसे ना उदास, एल दिलां की बस दुखे ये आस। मेरा दिल की खुशियां का कातिल तू दस, वो अरमान पालू ते किसके सहारे। बुलबुल ना हक के जे फुल्ला ना जाए, पर माली की सुन के टे पटे छर कंबे तरफे ते रोए। मेरा दिल की खुशियां का कातिल तू 10 अरमान पालू ते किसके साथ। कोई मंगतो सवाल ही गदागर भी नहीं, पर सस्ता दिला दो सदागर भी नहीं। पानी लोगों में ज्यादा तो पानी से ही का किए हम नहीं हो कि अपनी जगह लोगों में कह दिया उमर साहब जिंदाबाद, उमर साहब उतर गए तो तीसरा साहब जिंदाबाद, ये हमारी किताब में नहीं लिखा। वो कोई मंगतो सवाल ही गदागर भी नहीं, पर सस्ता दिलांगो सदागर भी नहीं। वह थारे अगर हो बराबर नहीं,
बनतर अगर नहीं कमतर में नहीं, मेरा दिल की खुशियां का कातुल तो 10। बस शुक्रिया, मेरे मेहमानों का शुक्रिया अदा करना, ज्यादा वक्त नहीं। किताब अदा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन भरेगी कि सांस लेना अजाब होगा। उमर साहब, आपकी तवज्जो चाहूंगा, वक्त तो उतना नहीं है, सिर्फ जहां हमने एज चेयरपर्सन होते हुए सर हमें जो पावर है, जिस वक्त डीडीसी इलेक्शन हुए हम लोगों का जो ख्वाब दिखाए गए कि आप लोगों को पावर दी जाएगी, आपको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हो जाएंगी, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मिलेगी, लेकिन सर सिर्फ एक ख्वाब था। अभी तक हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। अगर कुछ दिया वो सिर्फ मुझे लगता है कि मारिश के बाद जो 10 करोड़ रुपए डीडीसी कौंसिल को मिला है, सर आप ये सुन लीजिए मेरे इस मंच से, उसमें 8 से 9 करोड़ रुपए हम मार्च में मोदी साहब की झोली में वापस डालने वाले हैं, क्योंकि अगर जो काम हम लोगों ने रखे वो सिर्फ और सिर्फ टेंडर में लटके हुए हैं, अभी तक जमीन पे कोई काम नहीं आया। अगर डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर स्टाफ की कमी है, सर स्टाफ की कमी गवर्नमेंट ने पूरी करनी होती है। टेक्निकल स्टाफ हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जितना भी वर्क था, जितने भी बजट हमने तैयार किए, 1200 करोड़ का बजट हमने तैयार किया, लेकिन अभी तक हमारे जितने भी काम है सर सिर्फ टेंडर प्रोसेस में। आपकी जरूरत है, आप यह गवर्नमेंट को प्रेशर डालिए ताकि जल्द से जल्द टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो, अलॉटमेंट हो। सर 2014 के बाद हमारे ये लोग पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि 2014 के बाद हमारे गरीब आवाम ने एक भी पाइप किसी गाँव में नहीं देखी। 2014 से पहले जो यहाँ पर स्कीमें बनी थी, जो यहाँ पर पाइपलाइनें लगी थी, तब से लेके अभी तक हमारे लोग उन्हीं पाइपों पे मुनहसर हैं। एक भी इलाके में कोई काम नहीं हो पाया। श्रीनगर के अंदर हमारे यहाँ का एक बच्चा वहाँ पर फायरिंग में मारा गया, लेकिन सर मैं आपका मुबारक देना चाहूंगी जिन्होंने धरना दिया, उन लोगों की बॉडीज को वापस निकाला। लेकिन सर हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे उस बच्चे की बॉडी को वापस नहीं किया गया, भले ही वो कुछ भी था, लेकिन जब इंक्वायरी सबके लिए थी तो उसके लिए भी थी। उसी तर्ज पे हमें भी वो बॉडी जो है वापस दी जानी चाहिए। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आपकी सपोर्ट चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सर जितने भी हमारे आवास प्लस में जो आवास प्लस हाउसेस बनाए दिए गए, उसमें सर जो हमारे लोग रह गए हैं, यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर्स का टूर हुआ रामबन के अंदर, हमने वहाँ पर भी गुहार लगाई। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भी गए, हमने वहाँ पर भी गुहार लगाई। हमने कहा कि साइट को खोल दीजिए, जो हमारे लेफ्ट आउट केसेस है उनको हम एंटर करवा सकें, लेकिन सर अभी तक उस पर कोई स्टेप नहीं उठाया गया। उसके बाद जो राशन कार्ड बाइफर्केशन ऑफ राशन कार्ड से जो 2011 में सर सेंसस हुआ था, तब से लेके अभी तक हमारे किसी गरीब का राशन कार्ड नहीं बना। 2011 के बाद बीपीएल का कोई भी सर्वे नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारी ये गरीब आवाम जो है भुगत रही है। जो डिलिमिटेशन का सर प्रोसेस चला, हमारी आवाम आज 50 साल पहले जब गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी, आप खुद देखिए सर, कहाँ है रियासी और कहाँ है रामबन। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी 2 डिस्ट्रिक्टों में बटी है, ना अरनास का आदमी यहाँ का फायदा उठा सकता है, ना गूल का फर्द वहाँ का फायदा उठा सकता है। हम आज अगर हमें एक मौका मिला था कि डिलिमिटेशन हुआ था, डिलिमिटेशन में हम चाहते हैं कि गूल अरनास की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको अरनास को वहां की तरफ जोड़ा जाए और गूल को एज इट इज रख के, क्योंकि जो 59 हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो नंबर है, हम चाहते हैं उसी 59 कॉन्स्टिट्यूंसी को बरकरार रखते हुए हमारे साथ गांधी सुम्मड़ का इलाका मिलाते हुए हमें नई कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए, क्योंकि हम लोग अभी तक सर बहुत सफर हुए, हमारे लोगों ने बहुत मुश्किलातें उठाई। टीआरसी टूरिज्म को लेके हमने इस साल
काफी फंड से घोड़ा गली के लिए कुछ फंड्स रिलीज करवाया है, जो शायद आपने आते आते देखा भी होगा। एक पिकनिक स्पॉट है यहाँ पर, कुछ और हमने टूरिज्म के लिहाज से, जिसमें हजाम मरग है, दगन टॉप है। लेकिन सर ये छोटा छोटा जो इशू है, इससे हमारा टूरिज्म डेवलप नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं प्रॉपर यहाँ पर टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी रामबन के अंदर बने, जिसमें 3 क्लस्टर्स में उसको डिवाइड किया जाए, ताकि इस रामबन की डिस्ट्रिक्ट में उसी तर्ज पे जैसे श्रीनगर में टूरिस्ट को बुलाया जाता है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, उसी तर्ज पे यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर भी कुछ स्पॉट, चाहे वो बनिहाल के एरिया हो, चाहे वो बटोत के इलाके हो, चाहे वो गांधरी का एरिया है, राजगढ़ का एरिया है, टूरिज्म को यहाँ पर बहुत बड़ा बढ़ावा मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर संगलदान और बनिहाल के अंदर इस वक्त जो जम्मू से श्रीनगर ट्रेन जा रही है, वो हमारे इस इलाके को छूते हुए जा रही है। यूटी के अंदर इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रामबन टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट माना जा रहा है। यह डिस्ट्रिक्ट क्यों पुअर है? इसलिए पुअर है कि हमारे गरीब को कभी कहीं एम्प्लॉयमेंट का मौका नहीं मिला। जम्मू से बाद में पहुंचेगी। आज अगर कोड़ी का इंटरनेशनल मुकाम बना तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की उस रेलवे लाइन जो देवी गौड़ा साहब के साथ उन्होंने एग्रीमेंट करके वहाँ पे कायम किया, यहाँ पे तमाम हमारे जो साथी यहाँ आए हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूती के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो यहाँ काम किए हैं उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि आज ये जो काम हुआ है, मैं ये मुबारकबाद पेश करूँगा आप लोगों को। जो वालिहाना इस्तेकबाल आपने हमारे कायद कॉन्फ्रेंस को मजबूत करें, कायद को मजबूत करें। आप यहाँ उमर साहब को देखने आए हैं, उमर साहब को सुनने आए हैं। मैं दीवार नहीं बनूंगा, मैं उमर साहब से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं, वालिहाना इस्तेकबाल करें उनका, और वो आपको खिताब करेंगे। क्यों आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। बड़ी मुद्दत के बाद आज दोबारा गूल वापस आने का मौका हासिल हुआ है। पहली बार जब मैं गूल आया, जनाब मरहूम अब्दुल वाहिद शान साहब, अल्लाह मगफरत करे उन्हें, एक्स MLA हमारे, उनके साथ आया था। उसके बाद शायद ये सबसे बड़ा गैप रहा मेरे यहाँ गूल वापस आने में। लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे। 2014 में मैं आया, इलेक्शन का वक्त था, डॉक्टर शमशाद शान साहिबा हमारी कैंडिडेट थी। उस वक्त हमारी उम्मीद थी कि लोगों का वोट हासिल होगा, इलेक्शन जीतेंगे और तरक्की का जो दौर चल रहा था उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। जम्मू कश्मीर के आवाम ने एक अलग ही फैसला सुनाया और हम अपोजिशन में जाके बैठ गए। उस दिन के बाद इस रियासत ने चैन का कोई दिन नहीं देखा। एक उथल पुथल का माहौल रहा, कोई हुकूमत टिकी नहीं। मैं अपनी जगह बैठ के सोच रहा था कि इतना वक्त लगा क्यों यहाँ वापस आने में। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि 2015 जनवरी के बाद इस रियासत में किस तरह के हालात बने, तो वाकई लगता है कि हर 6-8 महीने के बाद कुछ ना कुछ हुआ। 2015 जनवरी में मैंने हुकूमत छोड़ी और फिर महीने लगे नई हुकूमत के आने में। मुफ्ती साहब, अल्लाह मगफरत करे उन्हें, चीफ मिनिस्टर बने। उनकी हुकूमत को चंद ही महीने हो गए, वो बीमार हुए और वफात पा गए। वो इस दुनिया से चले गए। फिर महीने महीने लगे नई हुकूमत बनने में। और उसके बाद 2016 का तो हम सबको याद है क्या हालात रहे इस रियासत में। उन हालात से हम निकले तो फिर बीजेपी और PDP की लड़ाई हुई और वो हुकूमत चली गई।
और वो हुकूमत गई तो उसके साथ साथ हमारी रियासत भी गई। 2019 हुआ, हम सब बंद थे, महीने महीने लगे हमें बाहर आने में, और तब के बाद एक अजीब सा एक सूरत हाल रहा। समझ में नहीं आता कि जम्मू कश्मीर को किस तरफ धकेला जा रहा है। आजकल के हमारे जो हुक्मरान हैं, उन्होंने इस जम्मू कश्मीर के बारे में क्या सोचा, उनके इरादे क्या हैं, वो क्या हासिल करना चाहते हैं हमारे लिए, समझ में नहीं आता। हाँ, ये हम अक्सर सुनते हैं कि 2018 से पहले कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, अब अगर नहीं हुआ तो फिर हमें बताएं। अगर कहीं अस्पताल है वो कहां से आया, अगर कहीं स्कूल है वो कहां से आया, अगर कहीं डिग्री कॉलेज बनी वो कहां से आया। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि हमने अपने जेब से पैसा निकाल के ये बनाए, मरकज का पैसा आया, लेकिन इस्तेमाल तो यहीं पे हुआ, इस्तेमाल यहां पे हुआ। अगर सरकारी दफ्तर कायम हुए, अगर तहसीलदार बैठा, नायब तहसीलदार बैठा, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर बैठे, तो किसी ने तो फैसला किया होगा उनको वहां बिठाने का। अगर बच्चों के रोजगार के लिए हमने इंतजाम करने की कोशिश की, तो सिर्फ अपने बच्चों को नहीं लगाया। लेकिन 2018 के बाद और बिलखसूस 2019 के बाद अगस्त, हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि आखिरकार आप लोगों ने किया क्या, क्या बदला हमारे लोगों के लिए। इस दूर दराज गूल के इलाके में क्या फायदा आया अगस्त 2019 के बाद। कौन सा बेरोजगार नौजवान आज रोजगार लेके बैठा है, कौन सा नया डेवलपमेंट का काम आप लोगों ने शुरू किया, कौन से नए नलके लगे, कौन सा नया बिजली का तार लगा, कौन सा नया बिजली का प्रोजेक्ट लगा, दिखाएं हमें। उस वक्त तो आपने कहा था कि इन चंद खानदानों ने जम्मू कश्मीर को तबाह किया और हमने जम्मू कश्मीर को इन खानदानों से अब आजाद कर दिया है। अब यहां तरक्की का दौर शुरू होगा, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना मांगे हुए आपको सब कुछ मिलेगा। क्या मिला? हम तो खामोश हो गए। 18-19 में हम बैठ गए, हमने सोचा ठीक है ना, हमसे ही कोई गलती हुई होगी, शायद हम ही फेल हो गए, हमने इस रियासत के साथ इंसाफ नहीं किया, अब शायद यहां के लोगों के साथ इंसाफ होगा। लेकिन आज भी हम इंसाफ के दरवाजे खटखटा रहे हैं। जिस अमन का वादा हमसे किया गया था कि 370 हटने के बाद यहां अमन आएगा, कहां है वो अमन? जिस भाईचारे का इंतजार हम कर रहे हैं कि 370 के वजह से जम्मू और कश्मीर को लड़वाया जा रहा था, और 370 गायब होते ही जम्मू और कश्मीर में कोई फर्क नहीं रहेगा। हमें कहा गया था कि बच्चों के लिए नई नौकरियां होंगी, बाहर से फैक्ट्रियां लगेंगी। हमें कहा जाता था कि टाटा, अंबानी, बिरला ये सिर्फ रुके हुए थे क्योंकि 370 ने उनको रुकाया था, और 370 हटते ही यहां टाटा साहब भी आएंगे, यहां बिरला साहब भी आएंगे, यहां अंबानी साहब भी आएंगे। ना हमें अंबानी दिखा, ना हमें बिरला दिखा, ना हमें टाटा दिखा। हमारे बच्चे आज भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उल्टा जो थोड़ा बहुत हम कर सके, ज्यादा नहीं, तो यहां जमीन के मालिकाना हक हमने यहां के लोगों को दिए।
रोशनी की कानून लाई, इस उम्मीद के साथ कि यहां लोग अपना जमीन लेके अपने घर उन पे बसाएंगे। उस पे भी लोगों ने उंगलियां उठाई, कहा ये जमीनी जिहाद है, कहा कि ये कोई साजिश रचाई जा रही है यहां की आबादी को बदलने के लिए। मैंने कहा ठीक है ना, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो जरा बताए कहां पे। बेचारे जिन लोगों ने मेहनत करके पैसा जमा करके वहां रोशनी की स्कीम में पैसा डाला और उस जमीन को अपने नाम लिया, आज उन पे भी उंगलियां उठाई जा रही हैं और उनकी भी जमीनें वापस ली जा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या दिया? हमने कम से कम यहां के लोगों को एक आवाज दी, हमने यहां के लोगों को एक बोलने का हक दिया, लड़ने का हक दिया, और हमने किसी के ऊपर ज्यादती नहीं की। आज 2019 के बाद वो आवाज भी छीनी गई। आज अखबार वाला अखबार में सच लिखने से डरता है। ये हकीकत है। आप आज अखबार खोलिए, आपको उसमें सरकारी प्रेस नोट के अलावा अगर कुछ दिखा तो गनीमत है। और वो इसलिए नहीं कि अखबार वाला लिखना नहीं चाहता है, वो इसलिए कि बेचारे अखबार वाले को लिखने नहीं देते। अखबार वाला मुंह खोलता है तो पीछे से उसके इश्तिहार काटे जाते हैं। टेलीविजन वाला खोलता है तो पीछे से केबल वाला उसको मजबूर करते हैं तार काटने पे। टीवी चैनल पे कोई खबर सही देता है तो केबल वाले पे दबाव होता है कि पहले नंबर चैनल के बजाय इसको 100 नंबर चैनल पे डालो ताकि ये चैनल किसी को दिखे ही ना। आज बदकिस्मती हमारी ये है कि किसी बेगुनाह की लाश हासिल करने के लिए हमें एहतजाज करना पड़ता है। कहां पहुंचे हम? नौजवान आमिर श्रीनगर में काम करने गया क्योंकि यहां रोजगार के उसको कोई दरवाजा दिखा नहीं। उसका बाप आज भी पुलिस की हिफाजत में रहता है क्योंकि उसने मिलिटेंसी के खिलाफ मुहिम चलाई। आज वो बाप जिसने मिलिटेंसी के खिलाफ, बंदूक के खिलाफ जिद्दोजहद की, आज वो बाप कहता है कि मेरे बेटे की लाश मुझे दे दो ताकि मैं उसको यहां सही तरीके से दफना दूं। क्या इसलिए 2019 अगस्त हम पे ठोसा गया कि आमिर मागरे गुल का एक नौजवान हंदवारा में दफन हो और उसकी कब्र कहां वो तक किसी को पता नहीं। आज अगर उसका बाप उसके कब्र पे फातिहा भी पढ़ना चाहे तो शायद उसको बेटे की कब्र नहीं मिलेगी। तो फिर कहां है हमारे लीडर जो जम्मू 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 करते हैं? क्या गुल जम्मू का हिस्सा नहीं है? क्या आप लोग जम्मू के हिस्से नहीं हो? क्या आप लोगों को हक नहीं है कि वो लोग आपकी नुमाइंदगी करें? या क्या उनकी सियासत सिर्फ यही है कि हिंदू को मुसलमान से लड़वाया जाए, जम्मू को कश्मीर से लड़वाया जाए, वोट का बंटवारा किया जाए ताकि यहां के लोगों की आवाज कमजोर हो? नहीं तो वो लोग क्यों नहीं आज सड़क पे बैठे हुए हैं?
क्या आमिर मागरे उनका नहीं है? या आमिर मागरे उनके सियासी नारे में जो है उनको डर है कि कमजोरी आ जाएगी? अब कहां है वो लीडर जिन्होंने आप लोगों से वोट लिए, जिन्होंने सालों साल ऐश किए? और अफसोस, अफसोस इन दूर दराज इलाकों को नुमाइंदे ऐसे मिले जिन्होंने तरक्की नहीं दी, जिन्होंने आप लोगों को पीछे रखा, जिनको डर इस बात का था कि अगर यहां पे तरक्की आई, अगर आपके सड़क बने, अगर आपके बच्चे स्कूल गए, अगर आपके बच्चियां कॉलेज गई, तो आप सवाल करना शुरू करोगे, फिर उनको वोट नहीं मिलेंगे। और अपने वोट हासिल करने के लिए उन्होंने आपके तरक्की के दरवाजों पे ताले चढ़ाए। ये थे आपके नुमाइंदे। और आज न सिर्फ आपके तरक्की पे उन्होंने ताले लगाए, बल्कि अपनी जबान पे भी ताले लगे हुए हैं। बात करने के लिए तैयार नहीं। आज 2019 अगस्त के बाद हम मजबूर होते हैं पूछने पे, तो जम्मू कश्मीर के नौजवान का मुस्तकबिल और लद्दाख के बच्चे के मुस्तकबिल में फर्क क्यों? क्या हम एक ही रियासत से पैदा नहीं हुए? क्या अगस्त 2019 से पहले हम एक रियासत नहीं थे? क्या 15 अगस्त 1947 में हम एक साथ इस मुल्क का हिस्सा नहीं बने? तो फिर आज हमारे बच्चों और उनके बच्चों के मुस्तकबिल में फर्क क्यों किया जा रहा है? आज लद्दाख के बच्चों के लिए नौकरियां रिजर्व, लद्दाख के लोगों का स्टेट सब्जेक्ट भी बरकरार, वहां कोई डोमिसाइल नहीं, वहां बाहर का बंदा न जमीन खरीद सकता है, न नौकरी ले सकता है, न वहां स्कॉलरशिप ले सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जमीन भी ले लो, नौकरी भी ले लो, स्कॉलरशिप भी ले लो, वोट भी डालो, सारा कुछ करो। आखिरकार क्या हमें भी हक नहीं है? और जब हम आवाज उठाते हैं तो कहते हैं ये देशद्रोही है, ये एंटी नेशनल है, ये मुल्क के खिलाफ बात कर रहा है, क्योंकि एक मुल्क में एक ही निजाम होना चाहिए। अरे जनाब, यहां एक रियासत, जो एक रियासत थी, यहां आपने दो निजाम खड़े किए। जब एक रियासत में आप दो निजाम खड़े कर सकते हो, तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम उस पुराने निजाम के लिए जद्दोजहद करें जो अगस्त में आपने हमसे छीना था? हम जब 5 अगस्त 2019 की बात करते हैं तो हम अपने घर की बात नहीं करते, हम यहां के मजलूम को बचाने की बात करते हैं, यहां की गुर्बत को कम करने की बात करते हैं, यहां की बेरोजगारी को कम करने की बात करते हैं, यहां की तरक्की को दोबारा बहाल करने की बात करते हैं, जो 2019 अगस्त में हमसे छीना गया। और हम लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह, जब तक हम में दम है, जब तक हम में सांस है, हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये इंसाफ की लड़ाई है, ये इंसाफ की लड़ाई है, ये सच्चाई की लड़ाई है।
और सच्चाई की लड़ाई में कोई पीछे नहीं हटता। सच्चाई की लड़ाई में कोई पीछे नहीं हटता, और हम पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं हैं। लेकिन हमें भी अपनी जगह एहतियात करना होगा, क्योंकि साजिश रचाने वाले बहुत लोग आएंगे। आज 2 साजिशें एक साथ चलाई जा रही है। एक वोट के बंटवारे की दिल्ली ने यहां अलग अलग तंजीमें पैदा की हैं, जिनका मकसद सिर्फ यही है कि इन इलाकों में वोट का बंटवारा हो, चिनाब में, पीर पंचाल में और खासकर कश्मीर में। एक इस साजिश से आपने बचना है, और दूसरा डीलिमिटेशन के नाम पे ये हमें लड़वाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो ना, डीलिमिटेशन में आपका हक बनता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मांगना, और आपको अगर हक के बुनियाद पे फैसले हों, अगर इंसाफ और सच्चाई के बुनियाद पे फैसले हों, तो फिर गूल का अपना असेंबली हल्का बनना ये तो जाहिर सी बात है। और इंशाल्लाह इसके लिए जो हमारे मेंबर डिस्ट्रिक्ट ये डिलिमिटेशन कमीशन में हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट, बेशक वो कश्मीर के हैं, चाहे वो फारूक साहब हो, चाहे मसूदी साहब हो, चाहे लोन साहब हो, उन तीनों को मैं यहां से जाके आपका पैगाम पहुंचा दूंगा कि यहां पे आपके असेंबली हल्के के लिए उनको वहां पे जद्दोजहद करना होगा, उनको अपनी वहां पे आवाज उठानी होगी। और इंशाल्लाह जब उसमें पहले कदम पे हमारी कामयाबी होगी, फिर दूसरा कदम आएगा। जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट भी बढ़ने चाहिए। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तादाद बढ़ेगी तो इंशाल्लाह नए डिस्ट्रिक्ट भी बनेंगे, और नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे तो उसमें आपका क्लेम भी आ जाता है एक पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए। लेकिन ख्याल इस बात का जरूर रखिएगा कि इन लोगों की साजिशें जो हैं वो कामयाब नहीं होनी चाहिए। आप लोग सच, अगर आज तो वोट का मशीन हमारे सामने है नहीं, इसलिए मैं कोई वोट मांगने नहीं आया हूं, कोई आपसे हासिल करने नहीं आया हूं, सिर्फ आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप बात सुनिए, सुनने के बाद इस पे गौर करिए, और मेरी कोई भी बात अगर आपको दुरुस्त लगे तो जब फैसला करना होगा सही फैसला करें। फैसला उन डेली वेजरों के लिए करिए जिन डेली वेजरों के साथ भी इन लोगों ने नाइंसाफी की। कितना इन डेली वेजरों को बेचारों को चलाया। हर सरकारी फंक्शन में अफसर इन डेली वेजरों को कहते हैं ना, आओ इस फंक्शन में आओ, आपका यहां पे ऑर्डर निकलने वाला है। बेचारा डेली वेजर पहुंचता है उस फंक्शन में इस उम्मीद के साथ कि बस ये आज हमारा फैसला होगा। फिस कोई फैसला नहीं होता, बेचारा डेली वेजर वापस निकल जाता है। सालों साल उस डेली वेजर को इसी ये मसले में से फंसाया हुआ है। इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन के बाद जब नए सिरे से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत होगी, तमाम डेली वेजरों के मसले भी हम हल करेंगे, और उसके साथ साथ जो हमारे डॉक्टर शमशाद शाह साहिबा ने शिकायत की कि यहाँ की डीडीसीज और पंचायतों के पावर्स के बारे में, ये सही है। इनको इलेक्शन में खड़ा किया, इनको जितवाया, फिर दुनिया को दिखाया कि देखिए जनाब हमने कश्मीर में जमहूरियत कायम की। लेकिन जब इनसे कहा जाता है कि फाइल पे दस्तखत करो तो वहाँ पता चलता है कि इनके पावर्स ही नहीं है। इंशाल्लाह डॉक्टर साहिबा आपके पावर्स आपको मिलेंगे, और उस फाइल पे जिसके तहत आपको पावर्स मिलेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर का दस्तखत होगा, जिससे कि हम आपको नए सिरे से पावर देंगे। अल्लाह करे
कि हम इस रियासत को इस मुसीबत से निकाल पाए। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे सदर जनाब फारूक साहब के तरफ से बिलखसूस आप सब साथियों का तहे दिल शुक्रगुजार हूं जो डीडीसी इलेक्शन में आप लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी दी, क्योंकि मरहूम वाहिद शान साहब के उस इलेक्शन के बाद पता नहीं हम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में बैठे हुए हैं, पता नहीं हमसे क्या गलती हुई कि हम दोबारा ये सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोली में लाके वापस रख नहीं सके। इसमें कसूर कभी आपका नहीं है, क्योंकि इलेक्शन में कसूर वोटर का नहीं होता। इलेक्शन में कसूर अगर होता है तो तंजीम का होता है। अगर हम आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालने के लिए तैयार नहीं कर सके तो कसूर वोटर का नहीं है, कसूर नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत का है। लेकिन तब भी डीडीसी इलेक्शनों में आपने थोड़ा सा हमें इशारा दिखाया है कि शायद गुंजाइश है कि हम इस सीट को दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो है जितवा के ला सकेंगे। अब हमारा काम है कि आपके दरमियान और बाकी हम सब जो स्टेज के ऊपर बैठे हैं, एक जो फासला बना हुआ है उस फासले को हम दूर करें, एक तालमेल जो है हम बनाए रखें। और मैं जनाब फारूक साहब की तरफ से आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ गूल के आपके लोगों के डिमांड हैं, चाहे उनको पार्लियामेंट में उठाना हो, चाहे किसी और फोरम में उनको उठाना हो, हम आपकी बात करते रहेंगे, आपके लिए लड़ते रहेंगे। आप सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें वो तौफीक दें कि हम इस इलाके को, इस रियासत को, जम्मू कश्मीर को इस तबाही और बर्बादी से बचा सकें। मैं डॉक्टर साहिबा आपका, आपके तमाम साथियों का तहे दिल शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये प्रोग्राम रखा। बड़े अरसे के बाद इस तरह के प्रोग्राम से मुखातिब होने का मुझे मौका हासिल हुआ है। यकीन माने 2019 अगस्त के बाद ये सिर्फ मेरा दूसरा जलसा है, लेकिन अब सालों साल वापसी का मैं इंतज़ार नहीं करूंगा। इंशाल्लाह जल्दी वापस आके दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त इस बार शायद हम जुलूस नहीं निकाल सके, अगली बार कामयाबी का जुलूस निकाल के यहाँ से जाएंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे, आपके घरों को आबाद रखे। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान कम्युनिकेशन गूल, जहां हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीज़र, मोबाइल फ़ोन, सोलर लाइट, इन्वर्टर बैटरी, LED, राइस कुकर वगैरह। तो देर मत कीजिए, गूल का मशहूर शोरूम उस्मान कम्युनिकेशन, मीन बाज़ार, गूल। अब संगलदान में कॉस्मेटिक की हर आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब है। याद रखिए, संगलदान का मशहूर शोरूम मनास कॉस्मेटिक, संगलदान।